अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बाखबर सुबह। मैं हूं फैसल अब्बासी। इस उम्मीद और यकीन के साथ कि सुबह तमाम इंसानों के लिए सलामती का पैगाम लेकर आई है। आपके सुबह को, आपके दिन को बाखबर बनाने के लिए हम हाजिर हैं। लाहौर स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन किया है हमारे नुमाइंदे अनवर सुमरा साहब ने। बहुत शुक्रिया सुमरा साहब आपके वक्त का। इसके साथ साथ कराची से वकील रहमान और SM अमीन हमारे साथ मौजूद हैं। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में इकराम होती और इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में ही सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट 92 न्यूज़ सुहेल इकबाल भट्टी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम में बहुत सी खबरें शामिल करेंगे। रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे एक एक्सक्लूसिव खबर है। हवाला हुंडी के ज़रिए मईशत को सालाना 10 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। वकील रहमान साहब की कराची से खबर है, ये भी हम शामिल करेंगे। और इसके साथ साथ कुछ दीगर खबरें जो हम अपने प्रोग्राम का हिस्सा बना रहे हैं वो भी आप रोज़नामा 92 न्यूज़ के जो मुख्तलिफ एडिशंस हैं उनमें आप उनकी तफसील पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सुमरा साहब, मैं आपकी जानिब से जानिब आऊँगा। इंतहाई अहम मामला है और पिछले कुछ सालों से मैं कहूँगा कि स्मोक बहरान की कैफियत है, बिलखुसूस सेंट्रल पंजाब में, पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में। ये बताइएगा कि ये स्मॉग पैदा कैसे होती है, इसके लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स की हद क्या है, इस वक्त क्या रिपोर्ट किया जा रहा है, एयर क्वालिटी इस वक्त कितनी है, और इसके साथ साथ इसको रोका कैसे जा सकता है? जी अब्बासी साहब, बात ये है कि ये पिछले को 8-10 साल से पंजाब में सूरत हाल ये है कि जैसे ही ये अक्टूबर नवंबर शुरू होता है, अक्टूबर के शुरू में ही जो है वो स्मोक शुरू हो जाती है। इस स्मोक के पैदा होने की जो वजूहात हैं वो बहुत सिंपल हैं। एक तो बड़े पैमाने पर जो दरख्तों की कटाई की गई है उसकी वजह से स्मोक पैदा हो रही है। दूसरी, इसके जो है पंजाब में तकरीबन 10,300 के करीब ईंटों के भट्टे हैं जिन पर गैर मियारी फ्यूल जो इस्तेमाल किया जाता है और उससे जो धुआं बनता है वो मुअल्लक हो जाता है और उससे आलूदगी जो पैदा होती है उससे स्मोक पैदा होती है। इसके अलावा जो है लाहौर और गुजरांवाला में, कसूर में, इसके अलावा शेखुपुरा में, फैसलाबाद में बहुत सारी ऐसी इंडस्ट्री है, छोटी इंडस्ट्री है जहाँ पर गैर मियारी फ्यूल यूज़ किया जाता है। जैसे ही थोड़ी सी सर्दी बढ़ती है, उनके गैस की शॉर्टेज होती है तो वहाँ टायर इस्तेमाल किए जाते हैं, वहाँ जूते इस्तेमाल किए जाते हैं, प्लास्टिक इस्तेमाल किया जाता है और टायरों से निकलने वाला जो ऑयल है वो इस्तेमाल किया जाता है। उससे धुआं पैदा होता है और वो धुआं जो है वो माहौलियाती आलूदगी पैदा करता है। और जैसे ही थोड़ी बहुत ये स्मोक जो है वो शुरू हो जाती है, फोग आती है, तो फोग जो मुअल्लक माहौलियाती आलूदगी है उसके साथ मिक्स होकर ये मुअल्लक हो जाती है, जिससे विजिबिलिटी के मसाइल पैदा होते हैं। इसके अलावा सेहत के बहुत सारे मसाइल पैदा होते हैं। यहाँ सूरत हाल ये है कि पंजाब में पिछले 5-6 साल में जो हैं तकरीबन साहिवाल में एक कोल पावर प्लांट लगाया गया, वहाँ पर तकरीबन 30,000 दरख्त लगाने थे, क्योंकि उस कोल पावर प्लांट को लगाने के लिए बहुत सारे दरख्तों को काटा गया था। लेकिन अभी तक वो 30,000 दरख्तों में तकरीबन 5,000 दरख्त भी नहीं लगाए जा सके। इसी तरह भिक्की में जो है पावर प्लांट लगाया गया, वहाँ पर जो है 10,000 दरख्त लगाने थे, वहाँ 2-3 हज़ार दरख्त लगाए गए। इसी तरह हवेली बहादुर शाह में जो प्लांट लगाया गया है वहाँ तकरीबन बहुत सारे दरख्त काटे गए, सैकड़ों की तादाद में, वहाँ 3,000 दरख्त लगाने थे और सैकड़ों दरख्त भी नहीं लग सके। इसके अलावा जो है कायद-ए-आज़म एप्रल पार्क है शेखुपुरा में, वहाँ पर तकरीबन 10,000 दरख्त लगने थे, वो भी नहीं लग सके। जो भी तरक्याती मनसूबा जात हैं उनमें बड़े बड़े दरख्त काट दिए जाते हैं। उसके अलावा उनके मुतबादल दरख्त जो लगाए भी जाते हैं वो आराइशी दरख्त होते हैं, वो बहुत छोटे कद के दरख्त होते हैं जो माहौलियाती आलूदगी पर बेहतर असरात नहीं डालते। लाहौर में ले लें, लाहौर में यहाँ पर कैनाल रोड जो है इसको खुला किया गया, सैकड़ों की तादाद में बहुत बड़े दरख्त जो हैं वो काटे गए, लेकिन उनके मुतबादल जो हैं वो छोटी हाइट के दरख्त लगाए गए, जिससे माहौलियाती आलूदगी में इजाफा हो गया। इसके अलावा लाहौर के गिरदोनवा में तकरीबन 450 के करीब ऐसी फैक्ट्रियां हैं जहां पर टायर जलाए जाते हैं, प्लास्टिक जलाई जाती है। इसके अलावा वहाँ पर जो है गैर मियारी फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। वो सारा साल फैक्ट्रियाँ चलती रहती हैं, सारा साल माहौलियाती जो आलूदगी का महकमा है पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, उनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेता। जैसे ही अक्टूबर नवंबर शुरू होता है, ये स्मोक शुरू होती है तो उनको बंद करना शुरू कर दिया जाता है। ये एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है जिसके हवाले से लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो तकरीबन 200 के करीब एवरेज है, जबकि एक सेहतमंद एयर क्वालिटी इंडेक्स 50 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 100 भी अफोर्डेबल है, लेकिन आप अंदाज़ा लगा लें कि लाहौर में इतना ज़्यादा जो है स्मोक होता है, इतना ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी होती है कि लोग बीमार हो रहे हैं, उनको सांस की तकलीफ़ हो रही है। इसके अलावा नज़ला ज़ुकाम है, जल्दी बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि ये इंडिया में जो है बड़े पैमाने पर जो चावल की फसल है उसकी जो बाक़ियात
जलाई जाती हैं, उससे धुआं जो पैदा होता है उसकी वजह से लाहौर हर्ट होता है। ये बात कहीं किसी हद तक ठीक है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स जो वाघा बॉर्डर पे मशीन लगाई गई है वहाँ पर तकरीबन 371 था। आप अंदाज़ा लगा लें, दिल्ली में 300 के करीब है, 300 के करीब जो है वो बहुत बड़ा जो है ख़तरनाक हद है, लेकिन यहाँ लाहौर में आप 200 से ज़्यादा है और 300 के करीब है, और आवाम को जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है। जो हमारा महकमा है, सूबाई हुकूमत है, ये हर साल इश्तिहारात देकर गुजारा कर लेती है। असल में इसके लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग होनी चाहिए। पिछले 8-10 साल से इस मसले से हमें जो है सामना है, इसके लिए कोई प्लानिंग नहीं की गई। माहिरीन ये कहते हैं कि इसके दो ही हल हैं, एक तो ये कि दरख्त लगाए जाए ज़्यादा से ज़्यादा, दूसरा ये कि कुदरती तौर पर बारिश हो जाए। अब बाराने रहमत पिछले दिनों लाहौर में हुई है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं हुई। भर के अंदर वाक़ई मुख्तलिफ भट्टे ऐसे मटीरियल को इस्तेमाल नहीं कर रहे, और इसके साथ ये भी बताया गया कि कुछ अर्सा कबल भट्टा एसोसिएशन की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया गया था कि हमारे भट्टे बंद कर रहे हैं, ईंटों की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, लोग बेरोजगार हो जाएंगे। उस वक्त जुज़वी वक्ती तौर के ऊपर भट्टे दोबारा चलाने की इजाज़त दी गई थी। अब हतमी शेड्यूल क्या है? क्या पंजाब भर के अंदर 2 माह के लिए भट्टे बंद रहेंगे, और ये अगर चलेंगे तो किन किन इलाकों में उनको भट्टों पर ईंटें को पकाने की इजाज़त दी गई है? और उसके साथ ये ज़रूर बताइए कि इनके ऊपर अब जो रेगुलेशन हैं, जो नए कवायद हैं कि आप ये मखसूस फजला इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको इंश्योर कौन करेगा? जी भट्टी साहब, बात ये है कि ये पंजाब एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट जो है उसकी तरफ से कहा गया था कि 20 अक्टूबर को भट्टे बंद कर दिए जाएंगे और ये 2 माह के लिए बंद होंगे, लेकिन वो भट्टा मालकान जो हैं वो अदालत में चले गए। ये आप जो भट्टे हैं, ये 10,300 भट्टे हैं पूरे पंजाब में, ये आज से बंद किए जा रहे हैं 2 माह के लिए। लेकिन इसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट ये हुआ है, जब ये नोटिफिकेशन हुआ था कि अक्टूबर में बंद होंगे, तो उस वक्त भट्टों पर ईंटों की जो कीमत थी वो तकरीबन 8,000 पर 1000 थी। अब ये 13,000 पर 1000 पे चली गई है। ये हुकूमत की आप नाअहली देखें कि प्रैक्टिकली उन्होंने एक नोटिफिकेशन तो कर दिया, लेकिन उस पर अमल दरामद ना हो सका, और भट्टों की पर जो ईंटें बनाई जाती हैं उसकी कीमत जो है 5,000 फी हज़ार के हिसाब से बढ़ गई। अब ये सूरत हाल ये है कि पंजाब हुकूमत जो है ये पिछले 8-10 साल से प्लानिंग की मोड में है, उसी फेज़ में चल रही है, क्योंकि अब जदीद टेक्नोलॉजी भट्टों की आ गई है। तकरीबन 50 के करीब पंजाब में जो भट्टे हैं वो ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी पर लगाए जा रहे हैं। उस ज़िग-ज़ैग टेक्नोलॉजी से माहौलियाती आलूदगी पर बहुत हद तक कंट्रोल पाया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर बहुत शुक्रिया अनवर सुमरा साहब, आप लाहौर से हमारे साथ थे। भट्टी साहब, आपकी तरफ आऊँगा। इंतहाई अहम मामला एक पाकिस्तान की मारूफ कंपनी पीको, जिसके हमने पहले भी इसके अंदर जो कुछ हो रहा है उससे मुतालिक रिपोर्ट किया था, लेकिन अब सुनने में ये आया है कि इसकी ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स की चेकबुक्स चोरी हो गई हैं। ये कहानी क्या है? फैसल, पीको पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी जो कि मुल्क की तारीख की एक बहुत अहम कंपनी है, और इसका तारीखी पस मंज़र भी जुड़ा है। कई दहाइयों तक ये कंपनी पाकिस्तान के अंदर इंजीनियरिंग के हवाले से मुख्तलिफ अशिया तैयार करती रही है, और आज भी इसके पास ये सलाहियत मौजूद है। लाहौर के अंदर बहुत बड़ा इसका सेटअप है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन बदकिस्मती के साथ हमारी दीगर पब्लिक सेक्टर कॉरपोरेशन की तरह इस इदारे के ऊपर भी तवज्जो न देने के बायस ये इदारा तकरीबन तबाही के दहाने के करीब पहुँच चुका है। इसकी माली सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए, और उसके साथ साथ मार्केट के अंदर बहुत से नई प्रोडक्ट के हवाले से प्रोडक्ट तैयार करके फ़रोख्त करने के हवाले से अपॉर्चुनिटीज़ पैदा हुई, प्लानिंग हुई कि इस कंपनी को दोबारा अपने पाँव पर खड़ा किया जाए, क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कैपेसिटी इनके पास मौजूद है, जो एक्सपर्टीज़ इनके पास मौजूद है, पाकिस्तान के अंदर बहुत सी दीगर कंपनियों के पास मौजूद नहीं है। बहुत से ऐसे चीज़ें जिसके अंदर सोलर पैनल की हम बात कर सकते हैं, सोलर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, वो उसके अलावा गीज़र की और चीज़ें हैं जो ये कंपनी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बना सकती है। एक मोटरसाइकिल के ऊपर मोटरसाइकिल की तैयारी के हवाले से प्लान जारी था, जो कि इलेक्ट्रिकल हो या सोलर सिस्टम के ज़रिए से उसकी बैटरी को चार्ज करके चलाया जा सके। इनोवेटिव आइडियाज़ के ऊपर काम हो रहा था, लेकिन बदकिस्मती के साथ इस कंपनी के अंदर अंदरूनी जो मामलात हैं वो इस तरह से बुरी तरह से मुतासिर हो चुके हैं कि ये तकरीबन एक मरतबा फिर माली तौर के ऊपर खसारे से दो चार हो चुकी है।
पहले मामला ये था कि 2003-4 के अंदर जब इस कंपनी के जो फेडरल गवर्नमेंट की मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग थी वो एक मुतनाज़ा तरीके के तहत एक स्टॉक मार्केट के अंदर निजकारी कमीशन की मंजूरी के बगैर वो फरोख्त कर दिए गए, जिसके ऊपर कई साल गुजरने के बाद बिलाखिर मामला नैब में पहुंचा, इसकी इंक्वायरी शुरू हुई। लेकिन नैब ने भी इस मामले की इंक्वायरी को, नैब कराची ने कई सालों से पेंडिंग रखा हुआ है। वजारत सनत और पैदावार के सेक्रेटरी की जानिब से चेयरमैन नैब को खत लिखा गया कि इस मामले को जल्द अज जल्द निपटाया जाए। वो मामला तो अभी तक हल नहीं हुआ। उससे बड़ा मामला जो इस वक्त दरपेश है इस वक्त वो ये है कि जो पीको के साबिक चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर है अनवर अजीज और डिप्टी जीएम फाइनेंस ओवैस ने और कुछ और ऐसे मुलाजमीन जिन्होंने करप्शन और बदउनवानी की शिकायत के ऊपर जिन्हें मुअत्तल किया गया है, उन्होंने पीको कंपनी के जो ऑफिशियल बैंक अकाउंट्स की जो उनकी चेक बुक्स थी वो चोरी कर ली गई हैं। पुलिस को बाज़ाब्ता तौर पर इतला दी गई तो बजाय इसके कि पुलिस की कोई कार्रवाई होती, बल्कि इन मुलाजमीन ने जो पहले से इसके अंदर यूनियन है, जो लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ मिली भगत करके, उनके साथ एका करके स्ट्राइक का प्लान कर दिया कि इस कंपनी का जो थोड़ा बहुत काम आ रहा है इसको हम बंद कर दें। इस कंपनी के एमडी मिराज खालिद ने इससे पहले चेयरमैन नैब को खत लिखा था, मिनिस्ट्री को खत लिखा था, अब दोबारा उन्होंने एससीसीपी को खत लिखा है, उन्होंने मिनिस्ट्री को खत लिखा है और आरपीओ को, लाहौर के आरपीओ को भी जो मुतलका इनके एरिया का है उसे भी खत लिखा गया है कि किस तरीके के साथ एक तो एफआईआर का इंदराज किया जाए, जो कंपनीज के ऑफिशियल चेक बुक्स चोरी की गई हैं, उसके साथ इस कंपनी के मामलात को चलने नहीं दिया जा रहा। एससीसीपी को यह कहा गया है, जो इसके निजी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान हैं, उनके ऊपर यह इल्जाम आयद किया गया है कि इनकी मिली भगत है उन तमाम मुलाजमीन के साथ जो काम नहीं करने दे रहे, वो मुलाजमीन जिन्हें करप्शन की बुनियाद के ऊपर उन्हें मुअत्तल किया गया है। निजी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जिन्होंने एक मेजोरिटी गवर्नमेंट की जो शेयर होल्डिंग हासिल कर ली थी, वो इस कंपनी को नहीं चलने दे रहे। और ये इल्ज़ाम ये है कि जो इस कंपनी के पास अरबों रुपए मालियत की जायदाद है, प्रॉपर्टी है, उसको पंजाब गवर्नमेंट ने एनओसी जारी कर रखा है कि आप इसको फरोख्त कर सकते हैं। तो इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के अरकान के हवाले से ये उनके ऊपर सवाली निशान आयद किया जा रहा है कि ये ज़मीन को बेचने की एफर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वाहिद एक पब्लिक सेक्टर की कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट की वाहिद कंपनी जो कि वजारत सनत और पैदावार के मातहत है, लेकिन इसके अंदर गवर्नमेंट की मेजोरिटी शेयर होल्डिंग नहीं है। यानी कि कोई बड़ा अगर फैसला करना है तो गवर्नमेंट नहीं बल्कि जो प्राइवेट शेयर होल्डर्स हैं वो इसका फैसला करेंगे। इस हवाले से जिनके ऊपर इस खत के अंदर जो एससीसीपी को लिखा गया, मिनिस्ट्री को लिखा गया है और जो पुलिस ऑफिसर, पुलिस को डिपार्टमेंट को लिखा गया है, इसके अंदर जो इनके प्राइवेट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबरान हैं, जिसमें आरिफ हबीब साहब हैं, जिसके अंदर मिर्जा महमूद हैं और दीगर लोग शामिल हैं, इनके ऊपर ये संगीन किस्म के इल्जाम आयद किए गए। तो हमने इनसे भी मौक़िफ़ हासिल करने की कोशिश की गई, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर इन शख्सियात का एक बड़ा नाम है कि वो किस तरीके के साथ इस कंपनी के माली हालात खराब करने के अंदर मुबैना तौर के ऊपर मुलव्विस पाए जा रहे हैं। और ऐसे मुलाजमीन के साथ भी इनकी मिली भगत सामने आ रही है, जो कि एससीसीपी को बताया गया है कि ये प्राइवेट बोर्ड के डायरेक्टर्स जबरी तौर के ऊपर बोर्ड की मीटिंग कॉल कर रहे हैं एमडी को बाईपास करते हुए। तो इनका जब हमने मौक़िफ़ हासिल किया तो आरिफ हबीब साहब का ये मौक़िफ़ था कि उनका सनत पाकिस्तान के अंदर सनती सेक्टर को चलाने का वसी तजर्बा है, वो इस कंपनी में इसलिए शामिल हुए हैं कि इस कंपनी के हालात को बेहतर बनाएं, लेकिन बदकिस्मती के साथ इसके अंदर करप्शन, बैड गवर्नेंस और कुछ लोगों के इंटरेस्ट की वजह से वो भी बेबस दिखाई देते हैं। वो उनका भी कहना था कि कंपनी माली तौर के ऊपर शदीद मुश्किलात का शिकार है, खसारे से दुचार है। हमने जो बोर्ड के इजलास बुलाने की कोशिश की, हमने अकाउंट्स को वाइंड अप करना था, एससीसीपी के रेगुलेशन के मुताबिक हम पाबंद थे, तहम एक अदम एतमाद है एक बोर्ड की, इसकी बोर्ड डायरेक्टर्स में और उसके साथ साथ कंपनी के एमडी और मैनेजमेंट के, जिसकी वजह से ये कंपनी के अमूर बुरी तरह से मुतासिर हो रहे हैं। मिर्जा महमूद से भी हमने मौक़िफ़ हासिल किया, उन्होंने इस बात की तरदीद की। आरिफ हबीब भी इस बात के ऊपर उन्होंने इत्तफाक नहीं किया कि वो इस कंपनी की अराजी को फरोख्त करना चाहते हैं। उनका ये कहना था कि कंपनी माली तौर पर खसारे से दोचार हो चुकी है, इसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा मौजूद है कि हम इस कंपनी का टर्न अराउंड है वो बिलियन ऑफ रुपीज़ में हो सकता है, लेकिन जब ये अपनी प्रोडक्शन का बाज़ाब्ता आगाज़ करे, प्रोफेशनल तरीके से अगर इस कंपनी के मामलात को चलाया जाए तो बहुत बेहतर तरीके से चल सकते हैं। इसमें अब जो मसला जो दरपेश आ रहा है, नैब को अपनी इंक्वायरी जल्द अज जल्द वाइंड अप करनी चाहिए। अगर फेडरल गवर्नमेंट को जो शेयर होल्डिंग थी, अगर वो फेडरल गवर्नमेंट के पास वापस आनी चाहिए तो वो विड्रॉ करनी चाहिए, और उसके साथ वजारत सनत और पैदावार को भी इसके अंदर अपना रोल प्ले करते हुए, जो यहाँ पर मिसमैनेजमेंट हो रही है, जो कंपनी के हालात खराब हो रहे हैं, जिसकी प्रोडक्शन मुतासिर हो रही है, और अगर कोई इसकी अराजी फरोख्त करना चाहता है
तो फेडरल गवर्नमेंट को, वजारत सनअत व पैदावार को ऐसे अनासिर का हाथ रोकना चाहिए कि वो इस कंपनी की अरबों रुपए की अराजी फरोख्त न कर सके। अगर किसी ने काम करना है तो सिर्फ और सिर्फ इस कंपनी की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें इजाफे के लिए अपना किरदार अदा करे। ठीक है बटी साहब, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टील मिल्स को हम देखें तो उसकी ज़मीन को भी हथियाने की कोशिश की जाती है। पीको जो एक मुनाफा बख्श कंपनी है ताहाल, उसकी ज़मीन को भी हथियाने के लिए इस वक्त उसको जानबूझकर माली नुकसान से, माली बहरान से दो चार किया जा रहा है। एक और बहुत बड़ी खबर है, रोज़नामा 92 न्यूज़ के फ्रंट पेज पे हवाला हुंडी के जरिए मईशत को सालाना 10 अरब डॉलर का नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इससे मुतालिक भी हम बात करेंगे। कराची से अमीन शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे ज़रा हम बात करना चाहेंगे जो पानी चोरी का मामला है और इस पर हुकूमत सिंध की जानिब से अब कुछ इकदाम उठाने का फैसला किया गया है। अमीन शाह, ऐलानात तो पहले भी होते रहे हैं, पानी जहाँ चोरी होता है वहाँ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन कानूनी कार्रवाई हम देखते हैं कि खासी कमज़ोर होती रही। अब की बार किस महकमे को ये टास्क सौंपा गया है? जी यकीनन पानी चोरी के हवाले से जो इक़दाम हैं हुकूमत सिंध के, उसके हवाले से कानून साजी भी की गई है सिंध असम्बली में, लेकिन उसका कोई मौसर नतीजा बरामद नहीं हुआ और जो हुकूमती मशीनरी है वो उस कानून के तहत पानी चोरी रोकने में जो है वो बिल्कुल नाकाम रही है। अब एक समुंदर किनारे जो प्यास के सहरा में तब्दील हो रहा है कराची, उसके अलावा अंदरून सिंध जो ज़री पानी की किल्लत है, ये जो सूरत हाल ओवरऑल पूरे मुल्क में पानी की किल्लत का जो मसला है, अब हुकूमतों को ख्याल आया है कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जो वसाइल हैं, वो किस तरह ज़ाय हो रहे हैं और उन्हें किस तरह बेदर्दी से ज़ाय किया गया, उन्हें महफूज बनाया जाए। उसके लिए अब कराची में जो पीने का पानी बड़ी हद तक जो चोरी किया जाता है, एक जो इब्तदाई रिपोर्ट हुकूमत सिंध को मौसूल हुई है उसमें यह कहा गया है कि तकरीबन सालाना कराची में 2 अरब 40 करोड़ रुपए का पानी जो है वो चोरी हो जाता है। पूरे कराची की जो आबादी है वो इस वक्त 2 करोड़ के लगभग आबादी है, लेकिन बमुश्किल को 5 लाख सारिफीन हैं जो पानी का बिल अदा करते हैं। उसके अलावा बाकी तमाम पानी जो है वो उसकी कोई कीमत अदा नहीं की जाती। वो पानी या तो चोरी कर लिया जाता है या लोग जो उसे हासिल कर रहे हैं वो तकरीबन बताया गया कि 10 लाख कनेक्शन है पानी, मतलब वाटर बोर्ड के हवाले से जो चोरी के कनेक्शन हैं जिससे ये पानी जो है वो हासिल कर लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है और इसकी कीमत अदा नहीं की जाती। 2015 में गवर्नर ने एक ऑर्डिनेंस जारी किया था और फिर उसे हुकूमत की जिम्मेदारी थी कि उसे बाकायदा जो है वो एक्ट में या कानून में उसे तब्दील किया जाता, उसे असम्बली से मंजूर कराया जाता, लेकिन उस पर भी अमल दरामद नहीं हुआ। बहुत देर बाद उसे जो है वो असम्बली से मंजूर तो करा लिया गया। उसके तहत ये फैसला किया गया था कि जो हुकूमत सिंध की मशीनरी है, मुतल्लिका इदारे हैं, यानी ज़ाहिर पुलिस, इब्तदाई तौर पर पुलिस उस पर अमल दरामद कराएगी, तो वो जो भी पानी चोरी में मुलव्वस पाया जाएगा उस पर तकरीबन कोई 10 लाख रुपए जुर्माना और फिर उसका जो मुकदमा है वो सेशन कोर्ट में चलेगा, जिस पर 10 साल की सज़ा भी रखी गई थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब जब हम देखते हैं कि कराची में जो पानी के मंसूबे हैं, फराहमी और निकासी आप के मंसूबे हैं, वाटर कमीशन जो है वो सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर उनकी निगरानी कर रहा है और कोई भी मंसूबा इस वक्त हुकूमत सिंध जो है वो अपने वसाइल से पूरे करने में नाकाम है। K4 का मंसूबा है, 2013 से ये मंसूबा चल रहा है, लेकिन अब उसे हुकूमत मुकम्मल करने में नाकाम हो रही है चूँकि वसाइल नहीं है, वसाइल नहीं आ रहे। इसी तरीके से अब हुकूमत सिंध को ख्याल आया है और उसने एंटी करप्शन को यह जिम्मेदारी सौंपी है और 4 रोज़ कबल एंटी करप्शन ने एक मंगूपीर के इलाके में एक हाइड्रेंट पर छापा मारा जो घर के अंदर बनाया गया था और वहां से मेन लाइन से जो है वो पानी चोरी किया जा रहा था। इसी तरीके से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस किस्म की बहुत से जो हाइड्रेंट हैं वो घरों के अंदर मौजूद हैं। इनके कार्रवाई का जो टास्क है वो एंटी करप्शन के सुपुर्द किया गया है और एंटी करप्शन को ये कहा गया है कि वो खुफिया तौर पर कार्रवाई करे और जो लोग यकीनन सरकारी हुकाम, जो सरकारी अफसरान हैं जिनकी ये जिम्मेदारी है कि वो इन तनसीबात की हिफाजत करें, उनकी मिली भगत के बगैर ये सारा काम नहीं हो सकता। तो उनके खिलाफ कार्रवाई का टास्क जो है वो एंटी करप्शन को दिया है और पुलिस को भी कहा गया है कि जो सिविलियन अगर गिरफ्तार होते हैं, सिविलियन अगर पकड़े जाते हैं पानी चोरी में, तो उनके केस जो है वो वाटर जो एक्ट है 2015 में जो मंजूर किया गया था उसके तहत मुकदमात कायम किए जाएं और जो सरकारी अफसरान उसमें इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ एंटी करप्शन एक्ट के तहत करप्शन के मुकदमात दर्ज किए जाएं और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाए। एक बहुत शुक्रिया एसएम अमीन, बहुत शुक्रिया आपका। अगर मैं करप्शन ने पानी के मसाइल को हल करना है, रेंजर्स ने हल करना है, तो फिर वाटर बोर्ड क्या कर रहा है? एक ब्रेक के बाद कुछ दीगर मामलात और खबरें शामिल करते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। बिजली चोरी की रोकथाम के लिए मौजूदा हुकूमत का स्मार्ट मीटर्स की तनसीब पर अब नजरसानी का फैसला किया गया है और इससे पहले पिछली हुकूमत ने टेक्निकल रीजंस की वजह से स्मार्ट मीटर्स की तनसीब रोक दी थी। भट्टी साहब, इससे पहले उमर अयूब साहब को हमने देखा, वो भी डिजिटाइजेशन की इनोवेशन की बात कर रहे थे। तरीक़ाकार क्या होगा, पैसे कहाँ से आएंगे स्मार्ट मीटर्स लगाने के लिए? फैसल देखिए, स्मार्ट मीटर का मनसूबा मुस्लिम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर इसके ऊपर बातचीत शुरू हुई, क्योंकि हमारे बिजली चोरी की शरह में मुसलसल इजाफा हो रहा था। इस बिजली चोरी के ऊपर काबू पाने के लिए और बिजली चोरी की वजह से फिर हमारा कर्जे के अंदर इजाफा होता है और वो इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को भी इसी सबसे बड़े चैलेंज का सामना है। तहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर भी बातें इसके ऊपर ज़रूर की गई, इजलास मुनक्किद किए गए, अमल दरामद कुछ न हुआ। मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत के अंदर बात की गई कि हर सूरत में स्मार्ट मीटर मनसूबा शुरू किया जाएगा, इसलिए कि माहाना हम 10 से 12 अरब रुपए की बिजली चोरी का नुकसान बर्दाश्त करते हैं और कौमी खजाने के अंदर अब सिकत नहीं रही को इतने वसी और भारी बिजली का जो खसारा है उसको बर्दाश्त कर सके। अगर हमने गर्ची कर्जे को कंट्रोल करना है तो उसके लिए लाजिम है कि बिजली चोरी के ऊपर काबू पाया जा सके। बिजली चोरों के खिलाफ FIR का इंदराज करें, क्रैक डाउन करें। वो एक अपनी जगह पे एक सिस्टम मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ एक ऐसा सिस्टम भी वजह करना है कि जिसके अंदर बिजली चोरी करने की गुंजाइश न रहे। वो ये तरीक़ेकार था स्मार्ट मीटर का, जिसके अंदर कोई बिजली चोरी करने की गुंजाइश नहीं रह सकती। आपको कार्ड हासिल करके प्रीपेड आप अदायगी करते हैं, आप जिस तरह हम एक मोबाइल फ़ोन का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। तो एक स्मार्ट मीटर का मंसूबा था जिसका कंसेप्ट दिया था एशियन डेवलपमेंट बैंक की जानिब से। सिर्फ कंसेप्ट नहीं दिया था बल्कि फेडरल गवर्नमेंट को और वजारत पानी बिजली को मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड की गई, पूरा कंसेप्ट नोट शेयर किया गया और साथ माली इमदाद भी फराहम की गई, यानी कर्ज भी इंतहाई रियायती शरह के ऊपर फराहम करने की कमिटमेंट की गई। और अल्टीमेटली मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $900 मिलियन का कर्ज भी जारी करने का फैसला किया। इस मंसूबे के तहत पायलट प्रोजेक्ट शुरू होना था इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में और उसके बाद दूसरा फेज के अंदर लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में। ओवरऑल इस प्रोजेक्ट का इसकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट थी, उसकी जो तखमीना था वो $5 अरब लगाया गया था। ये एक बड़ा मंसूबा था, लेकिन इसके फवायद बहुत ज़्यादा थे कि वक्त गुजरने के साथ साथ जो हमारे यहाँ बिजली चोरी का तनासुब बढ़ रहा है, जो इस वक्त माहाना 10 से 12 रुपए है, उससे ऊपर बासानी काबू पाया जा सकता है। लेकिन बदकिस्मती के साथ मुस्लिम लीग नून के दौरे हुकूमत में इस मंसूबे के ऊपर कामयाब तरीके से अमल न हो सका और टेक्निकल बुनियाद के ऊपर इस मंसूबे के ऊपर काम रोक दिया गया। वजह लेकिन पसे पर्दा ये थी कि जब इसका टेंडर हुआ इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में इस स्मार्ट मीटर मंसूबे की तनसीब से मुतल्लिक, तो ना वजारत पानी बिजली और ख्वाजा आसिफ साहब और कुछ और लोगों के दरमियान एक चपकलिश का आगाज़ हुआ। पसंद नापसंद की बुनियाद के ऊपर मुख्तलिफ कंपनियों को ठेके देने की बात हुई, जिसकी वजह से ये मंसूबा आगे ना बढ़ सका और अल्टीमेटली उस वक्त इसके ऊपर काम रुक गया। अब दोबारा निगोसिएशन की गई है एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ, मुतलका कंपनियों के साथ, वजारत तवानाई के मातहत जो पावर डिवीज़न है उसकी जानिब से। और अच्छी बात है कि दोबारा इस मंसूबे को शुरू करने का फैसला किया गया है। लाहौर और इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के अंदर बैक वक्त इसके पायलट प्रोजेक्ट शुरू होंगे और उसके बाद इसको मरहलावार बढ़ाया जाएगा। मंसूबा बहुत खसूसी अहमियत का हामिल है। अगर हमने बिजली चोरी पर काबू पाना है, गर्ची कर्जे का खात्मा करना है, तो उसके लिए लाजिम है कि हम बिजली चोरी का खात्मा करें और बिजली चोरी के खात्मे के लिए ज़रूरी है कि हम इस स्मार्ट मीटर के मंसूबे को कामयाब तरीके के साथ इम्प्लीमेंट करें। ठीक, बड़ी साहब आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो उमर अयूब साहब इनोवेशन की बात कर रहे थे और ये बिजली चोरी एक बड़ा मसला है, उन्होंने आदाद शुमार भी दिए, लेकिन इन सारे मामलात में चैलेंजेस क्या हो सकते हैं और ये मीटर्स मखसूस इलाकों में लगाए जाएंगे या सब के लिए होंगे? देखिए, इन दी लॉन्ग रन तो तमाम इलाकों में ये मीटर्स तनसीब होने हैं, लेकिन इनिशियली इनको पायलट प्रोजेक्ट के तौर के ऊपर इसका आगाज़ होना है। जिस तरह इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की हम बात करते हैं, वहाँ पर जिनके कुछ ऐसे एरिया जिन्हें हम हाई लॉसेस वाले एरिया कंसीडर्स करते हैं और कुछ सिटी शहरी इलाकों के अंदर वहाँ पर इनकी तनसीब की जाएगी। चूँकि इसके साथ साथ जो हमारी तकसीम कार कंपनी है जब इस मंसूबे को इम्प्लीमेंट करें तो ताकि उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग भी हो जाए और इसके रिजल्ट्स भी सामने आना शुरू हो जाएं, तो उसके साथ साथ फिर इसका मरहलावार इसका दायरा कार को वसी किया जाएगा। हम जहाँ तक बात करते हैं खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी भी, वहाँ पर बिजली चोरी का जो तनासुब है, जो शरह बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी इस मंसूबे को इन्होंने आगाज़ होना है दूसरे मरहले के अंदर। लेकिन पहले मरहले के अंदर जिस 2 तकसीम कार कंपनियों का इंतखाब किया गया है वो इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी और लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी है।
मंसूबे के ऊपर लागत बहुत ज़्यादा है। जैसे मैंने बताया कि $5 अरब का ओवरऑल ये इस प्रोजेक्ट का हुजम है, लेकिन इनिशियली $900 मिलियन का कर्ज मंजूर हो चुका। अगर उसको हम सक्सेसफुली शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर इंप्लीमेंट करने में कामयाब हो जाएं तो हम माहाना 1 से 1.5 अरब रुपए बिजली चोरी जो होती है उसका उस खसारे से बच सकते हैं, उस चोरी होने वाली बिजली को रोक सकते हैं। ठीक, कराची से वकील रहमान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं और हवाला हुंडी के जरिए मईशत को सालाना $10 अरब का नुकसान पहुंच रहा है। वकील रहमान, आपकी ये खबर आज अखबार में भी पब्लिश हुई है। मैं आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, $10 अरब की आपने बात की, ये हवाला हुंडी का नेटवर्क कितना बड़ा है? FATF का जो जायज़ा मिशन आया था, जायज़ा मिशन की भी कुछ सिफारिशात थी और उसमें करेंसी स्मगलिंग और मनी लॉन्ड्रिंग बेसिकली इनकी रोकथाम के लिए था, फिर स्टेट बैंक का रोल था। लेकिन इस नेटवर्क को पकड़ना क्या मुमकिन है, और मुमकिन है तो कितना आसान है? जी, ये नेटवर्क की अगर हम ये बात करें कि हवाला हुंडी का जो नेटवर्क है ये साल से चल रहा है और इसकी जड़ें निचली सतह से लेकर यानी एक डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेकर एक गांव देहात तक और यहाँ से आप ऊपर जाएं तो शहरी सतह पर और आपके जो है ये बॉर्डर पार भी जो है इनकी जड़ें फैली हुई हैं। ये नेटवर्क कई सालों से काम कर रहा है, बल्कि जमाने का अरसे से काम कर रहा है। इसके खिलाफ कई कार्रवाइयाँ भी होती रही हैं, गिरफ्तारियाँ भी होती रही हैं, लेकिन वो नीयत का फ़र्क है। और कुछ जो है इदारों के लोग जो इनके साथ मिले हुए हैं, कुछ मिलीभगत बड़े बासर लोगों के, ताकतवर लोगों के जो है इनके पुष्टपनाही की वजह से अब तक जो है इस नेटवर्क को ख़त्म करने में कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। इसकी कई वजूहात है। एक वजह तो ये भी है कि जब ये इसके जो बड़े मास्टरमाइंड और इनकी पुष्ट पर बैठे हुए लोग ये खुद ये काम नहीं करते हैं, बल्कि इनके सामने कैरियर होते हैं या जो मनी चेंजर है या आपके जो करेंसी की जो है हैंडलिंग करने वाले, कैरियर करने वाले, वो लोग गिरफ्तार हो जाते हैं, जिनको ये अपने इस्तिलाह में बकरा कहते हैं कि यानी कुर्बानी का बकरा बनाकर, और वो अगर गिरफ्तारी भी हो जाती है तो उनकी जमानत करवाना, उनको छुड़वाना, उनकी गिरफ्तारी के दौरान उनके घर में उनके बच्चों की किफालत यही लोग करते हैं। तो ये इतने इस नेटवर्क को ख़त्म करने में इदारों की जो अपनी एक विल है कि जब तक ये ऊपर सतह पर ये फैसला नहीं किया जाता कि मुल्क भर में जितनी भी गैर कानूनी ज़राए, चाहे वो मनी चेंजर की सूरत में या हवाला हुंडी की सूरत में, जो लोग इससे वाबस्ता हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े लोग हों, इन सब के खिलाफ जब तक क्रैक डाउन नहीं किया जाता और एक पॉलिसी नहीं बनाई जाती कि मुल्क में सिर्फ और सिर्फ अगर कोई डीलिंग होगी करेंसी की कोई भी डीलिंग होगी या कोई लेन देन होगी तो वो सिर्फ कानूनी वही करेंसी डीलर्स कर सकेंगे जिनको स्टेट बैंक की तरफ से लाइसेंस दिया गया है, और सिर्फ जो है वही लोग इसकी लेन देन कर सकते हैं। इसके अलावा कोई भी अगर मनी चेंजर कोई सोनार की शक्ल में, ज्वेलर की शक्ल में, ट्रेवल एजेंसी की शक्ल में या आम दुकान में कोई बंदा बैठकर अगर वो करेंसी की लेन देन कर रहा है तो उसकी बिल्कुल उसके लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए, क्योंकि इसके जो नुकसानात है वो बहुत ज़्यादा है। इस वक्त हमारी जो मईशत है वो एक अरब और चंद करोड़ डॉलर के लिए जो है वो पाकिस्तान कोशिशें कर रहे हैं। पाकिस्तान इस वक्त सऊदी अरब से $3 अरब मिलने के बाद इतना जो है वो इजी फील कर रहा है और इस तरह चीन और दीगर ममालिक के पास जा रहे हैं। हमारे पास जो है ये सालाना ये रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि सिर्फ ये हवाला हुंडी की वजह से आपके बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी जो बाहर बैठकर पाकिस्तान पैसे भिजवाते हैं वो $10 अरब कम अज कम जो है वो इस सूरत में बचाए जा सकते हैं कि वो कानूनी लीगल चैनल से जो है वो पैसे हमारे पास पाकिस्तान आए। अच्छा, तो $10 अरब कम अज कम बताया जा रहा है। की जानिब से बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से तरसीलाते ज़र लीगल चैनल के जरिए पाकिस्तान भिजवाने के लिए जो तरीक़ेकार था उसको मजीद सहल बनाने की हिदायत की गई है, नोटिफिकेशन जारी हुआ है और उसके साथ साथ कुछ मजीद इंसेंटिव भी दिया गया है ताकि लोग लीगल चैनल के जरिए ये रकूम पाकिस्तान भेजें तब जाके ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो सके। इसका किस हद तक आप देखते हैं कि मुस्बत इम्पैक्ट होगा और जो ये हवाला या हुंडी के जरिए लोग पैसे भेजते हैं उसकी हौसला शिकनी होगी? और दूसरा, आपने बताया कि मुल्क भर के अंदर ऐसे डीलर्स जिनकी तादाद 1400 है, उसमें से 400 क्वेटा और पेशावर में है। जब ये इतनी तादाद है कि इनको कंट्रोल करना, इनके खिलाफ क्रैकडाउन करना नामुमकिन नहीं है। FIA की जिम्मेदारी है
FIA क्यों नहीं इन अनासर के खिलाफ कार्रवाई करता? देखिए, इकदामात की इससे पहले भी इंसेंटिव, पिछली हुकूमत भी जो है इंसेंटिव, बैंक को इंसेंटिव रियायत दे चुकी है। इसके कोई वक्ती तौर पर इसके असरात भी आते हैं कि जब आप बैंकों को ये कोई तो वो देते हैं कि अगर आप इतने लाने में कामयाब हो जाते हैं तो आपको इस तरह की जो है वो तरगीबात दी जाती है। मसला ये कि आपको इसकी जो है रूट कॉजेज में जाना पड़ेगा। इस वक्त जो है कई आपके जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इस पर यहाँ करेंसी जो है, कानूनी करेंसी डीलर्स मौजूद नहीं है। अगर लोग जो है बाहर से उनके अजीज रिश्तेदार पैसे भिजवाते हैं तो वो अपने करेंसी चेंज करने के लिए वो कहीं दूर किसी शहरों में नहीं जा सकते हैं। उनको कहीं करीबी, कहीं दस्तयाब जगह, कहीं करीबी कहीं जगह वो पैसे, वो करेंसी जो है वो चेंज करनी पड़ती है। तो एक तो आपको ये इसके नेटवर्क भी बढ़ाना पड़ेगा। फिर ये है कि आपके जितने करेंसी हमारे करीबी पड़ोसी ममालिक हैं उनमें, और अगर पाकिस्तान में डॉलर या किसी और करेंसी का जो डिफरेंस है, बहुत शुक्रिया वकील रहमान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। 10 डॉलर्स अगर कानूनी तरीके से पाकिस्तान में आ जाए, पाकिस्तान की मईशत में आ जाए तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। एक और इंतहाई अहम मामला, टैक्स चोरों के खिलाफ FBR अब खासा मुतहर्रिक होता जा रहा है। बटी साहब, वो इख्तियारात जो अदालत के हुक्म पर FBR से ले लिए गए थे, फौजदारी के इख्तियारात, अब दोबारा FBR उनको तफवीज़ कर सकते हैं। ये एपिसोड बताइएगा, ले क्यों लिए गए थे और वापस कैसे दिए गए, और इन इख्तियारात की वजह से टैक्स नेट में कितना इजाफा हो सकता है? फैसल, देखिए, FBR के जो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन के इख्तियारात थे टैक्स चोरों के खिलाफ, फौजदारी कार्रवाई के इख्तियारात, इनको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसके नतीजे में लाहौर हाई कोर्ट का फैसला सामने आया और ये इख्तियारात वापस ले लिए गए। उसके बाद अब फेडरल गवर्नमेंट ने दोबारा पार्लियामेंट से इन इख्तियारात को रिवाइव कराया और उसके अब बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी करके FBR के डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन को टैक्स चोरों के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई करने के इख्तियारात तफवीज़ कर दिए गए हैं। यानी कि जहाँ कहीं टैक्स चोरों से मुतल्लिक FBR को मालूमात हासिल होंगी, उनके खिलाफ ये जो डायरेक्टर जनरल इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन है वो फौजदारी कार्रवाई कर सकेंगे। ये एक बड़ा इकदाम है, चूँकि FBR के आला तरीन हुकाम ये समझते हैं इस इकदाम के नतीजे में ना सिर्फ टैक्स वसूलियों में बेतहाशा इजाफा कर सकते हैं, बल्कि जो FBR के डेटर्स है मार्केट के अंदर के FBR अब पहले नोटिस करेगा, कार्रवाई करेगा, स्टे ऑर्डर्स हो जाएंगे और मामला आगे नहीं पहुंच पाता टैक्स चोरों के खिलाफ। अब FBR मजीद सुबह गिरफ्तारी के साथ मजीद बेहतर अंदाज में टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे। इस नए SRO के मुताबिक अब FBR के हुकाम टैक्स अदा करने वालों को ब्लैक लिस्ट तो नहीं करेंगे, ताहम टैक्स चोरों को गिरफ्तार करने के इख्तियारात भी हासिल होंगे इस डायरेक्टर जनरल इन्वेस्टिगेशन और इंटेलिजेंस के पास। इसी तरह नए नोटिफिकेशन के मुताबिक DG इनलैंड रेवेन्यू को टैक्स चोरों के खिलाफ इंटेलिजेंस कार्रवाई करने की भी मतलब मालूमात हासिल करनी है सबसे पहले कि किस सेक्टर के अंदर कौन सी कंपनियां या इंडिविजुअल्स भारी टैक्स चोरी में मुलविस हैं, वो इसकी एक खुफिया तौर के ऊपर तहकीकात भी कर सकेंगे। इसके साथ किसी भी महकमे के अंदर सरमायाकारी और उसके अखराजात के हवाले से थर्ड पार्टी ऑडिट भी करवाया जा सकेगा और इसके साथ साथ मालूमात के हसूल के लिए FBR तमाम सूबों और महकमों के साथ मालूमात के तबादले का एक निज़ाम भी तरतीब देगा। ये काम किया गया है टैक्स चोरों के खिलाफ कार्रवाई करने का, ताकि वसूलियों में बेहतरी कर ला सकें। दूसरी जानिब FBR ने एक और गुज़श्ता रोज़ एक SRO 1320 जारी किया, जिसके मुताबिक हमने पहले मुतअद्दिद मरतबा अपने प्रोग्राम में टेकअप किया कि फेक सेल टैक्स रिफंड का मामला एक शिद्दत इख्तियार करता जा रहा था और बहुत से अरबों रुपए के ऐसे केसेस सामने आए। PSC में मामला है, ये अरबों रुपए के अंदर थे कि वो लोग जिनका जेन्युइन क्लेम बनता है सेल टैक्स रिफंड का, उन्हें तो FBR मुकर्रर वक्त के ऊपर रिफंड नहीं करता। ताहम कुछ FBR के अमले की मिली भगत के साथ और कुछ लोग मुख्तलिफ टैक्टिक्स के जरिए जाली तरीके से अरबों रुपए का टैक्स रिफंड हासिल करने में, सेल टैक्स रिफंड हासिल करने में कामयाब हुए। अब उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए शिकंजा कसने का फैसला किया गया है। SRO 1320 गुज़श्ता रोज जारी किया गया है, जिसके तहत अब ऐसे सस्पिशियस सेल टैक्स रिफंड के हवाले से
FBI ऑडिट करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा और मेंबर कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू है उनको ये इख्तियार दिए गए हैं कि वो इस किस्म के जो फेक किस्म के या सस्पिशियस किस्म के सेल टैक्स रिफंड की ट्रांजैक्शंस हुई उनके तहकीकात करे और जहां कहीं उन्हें ये सबूत मिलेंगे वो ना सिर्फ वो रकम वापस ली जाएगी बल्कि उनके खिलाफ फौजदारी कार्रवाई भी की जाएगी। और इसके साथ हमने एक और मामला टेकअप किया था जो पाकिस्तानियों ने बैरून मुल्क अपने 300 अरब रुपए से जायद मालियत के असासे जाहिर किए। 3000 से जायद इन पाकिस्तानियों की तादाद थी। 2 अरब 82 करोड़ रुपए से जायद की उन्होंने जो टैक्स की रकम थी टैक्स एमनेस्टी की स्कीम का जिसका दायरा कार 31 जुलाई 2018 तक था, उन्होंने इसके अंदर अपने पैसे जमा करवाए थे, टैक्स के असासे जाहिर किए थे, लेकिन बदकिस्मती के साथ एक पेचीदा और तवील अमल के नतीजे में जो उन्हें एक टैक्स वसूली की रसीद मिलनी थी वो ताखीर से जारी हुई, जिसके बायस ऐसे ये अफराद FBI के ऑनलाइन पोर्टल पर डिक्लेरेशन फाइल ना कर सके। अब FBI ने ऐसे अफराद के खिलाफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के सेक्शन 111 के तहत कार्रवाई का बाज़ाब्ता आगाज करते हुए उन्हें नोटिस अरसाल कर दिए हैं। यानी कि अब ऐसे अफराद जिन्होंने जो अपने असासे जाहिर कर चुके हैं और उन्होंने उनके लिए टैक्स भी जमा करवाया था लेकिन वो पूरी टैक्स एमनेस्टी स्कीम उनकी एक्सेप्ट नहीं की गई थी बल्कि रिजेक्ट कर दी गई थी। अब ऐसे लोगों के खिलाफ FBI ने कार्रवाई का आगाज कर दी है। कार्रवाई क्या होगी कि उनके खिलाफ सेक्शन 182 के तहत उन्हें कहा जाएगा कि ये जो आपकी असासे हैं ये आमदन है और इस आमदन के ऊपर आपने माजी में टैक्स अदा नहीं किया, लिहाजा 25% जुर्माना भी अदा करें और 25% टैक्स भी अदा करें। तो ये FBI का एक गैर मुनसिफाना फैसला है कि आपने जो एक कमिटमेंट की थी, लोगों ने अपने एहसास जाहिर किए, टैक्स जमा करवाया, आपके अपना वजह करदा सिस्टम की वजह से वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं कर सके, बजाय उनकी टैक्स एमनेस्टी स्कीम को एक्सेप्ट करें। अब उनके खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर ली और नोटिस इन सब लोगों को जारी किए जा रहे हैं आइंदा चंद दिनों में। अच्छा बड़ी साहब, ये जो टैक्स एमनेस्टी वाला मामला है इसमें वो लोग जो आना चाह रहे थे टैक्स नेट में अब उनको लेने के देने पड़ गए, कसूर किसी का है, वो सफर करेंगे अब। एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा है। आपने उनको एक कमिटमेंट दी, आपने उनको सेंस ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइड की कि आप अपने साथ से जाहिर कीजिए, टैक्स नेट का हिस्सा बनिए, इस 2 से 3% टैक्स अदायगी के बाद आपका जो असासे हैं उनको कानूनी दर्जा मिल जाएगा। लेकिन जब वो असासे जाहिर हो चुके, उन जाहिर होने वाले असासों के ऊपर आप जुर्माना भी आयद करने की तैयारी कर रहे हैं, आप उनसे 25% इजाफी टैक्स लेने की भी तैयारी कर रहे हैं और साथ कहते हैं कि कार्रवाई भी होगी। ये एक सरासर नाइंसाफी पर मबनी इक़दाम है। मुख्तलिफ टैक्स माहिरीन ने इसकी हौसला शिकनी की। उन्होंने गवर्नमेंट से मुतालबा किया था, वजारत खजाना से मुतालबा किया था कि इस मामले को पार्लियामेंट ले जाया जाए। पार्लियामेंट से ऐसे अफराद जिनकी तादाद 3000 के लगभग है, वो टैक्स जमा करवा चुके थे, 300 रुपए के उन्होंने असासे जाहिर किए उस एमनेस्टी स्कीम के ऊपर जो कि फेडरल गवर्नमेंट की जानिब से, FBI की जानिब से जारी की गई थी। लेकिन अब उनको गलत ट्रीट किया जा रहा है। मुस्तकबिल के अंदर FBI की इस किस्म के इक़दामात के ऊपर लोगों को एतमाद उठ जाएगा। इन लोगों को बजाय इसके कि आप टैक्स चोरी के हवाले से नोटिस जारी करें, उनके मामलात को अगर कानून के अंदर इजाजत नहीं है तो पार्लियामेंट के अंदर से एक नया ऑर्डिनेंस जारी करके वो लोग जो 31 जुलाई तक टैक्स जमा करवा चुके थे उनकी टैक्स एमनेस्टी स्कीम को एक्सेप्ट किया जाना जरूरी है। ठीक, बिल्कुल ठीक बड़ी साहब आपने ये बताया और इंतहाई अहम मामला। लेकिन अब शर्त ये कि पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद ही FBI कोई कदम उठा पाएगा। होती साहब, बच्चों से मजदूरी लेने का मामला और पार्लियामेंट में अब ये बिल जो है आप बता रहे हैं कि अनकरीब पास किया जाएगा, ये बिल किसने पेश किया और इसके मंदरजात क्या हैं और इस बिल के पेश होने के बाद चाइल्ड लेबर का क्या कलाकमा हो सकेगा? जी, ये चाइल्ड लेबर से मुख्तलिफ चीज है। चाइल्ड लेबर का ऑलरेडी कानून मौजूद है कि पाकिस्तान में बच्चों से, कम उम्र लड़कों और लड़कियों से सनतों में और कारोबारों में काम नहीं लिया जा सकता। ये कानून जो है ये बच्चों की सेहत के बारे में है, क्योंकि बहुत बच्चे जो हैं ये 7 लाख बच्चे पाकिस्तान में काम कर रहे हैं जो खतरनाक मादों और गैसों वगैरह के कारखाने हैं या कारोबार हैं। इनमें स्प्रे भी आते हैं और इनमें अद्वियात भी आती हैं और इनमें वो खतरनाक अशिया भी आती हैं, मसलन मुर्गियों के लिए जो अद्वियात हैं और उनकी खुराक है उसकी तैयारी। तो इस तरह की सनतों में 7 लाख बच्चों के आने के बाद यह मालूम हुआ कि उनमें से ज्यादातर बच्चे बीमार होते हैं और मर भी जाते हैं। उनको सांस और एलर्जी की मुख्तलिफ बीमारियां लग जाती हैं और उनको खतरनाक बीमारियों के लगने के बाद दवाइयां और उनका इलाज जो है वो मुयसर नहीं होता। लिहाजा अब ये एक कानून शाजिया मरी साहब कौमी असेंबली में एक बिल लाई हैं जो कि अनकरीब पास हो जाएगा। इसमें 38 ऐसी इंडस्ट्रीज का और कारोबारों के नाम दिए गए हैं जो कि जहां पर ये जहरीली अद्वियात, जहरीले मादे, गैस
ये चीजें जो हैं उनमें बच्चे भी काम कर रहे हैं, जो कम उम्र हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं। अब इन अदारों की निगरानी की जाएगी। यहां पर जो बच्चे होंगे उनके लिए एक पहले से एक सर्टिफिकेट देना होगा कि हमारे यहां खतरनाक काम नहीं हो रहा, और ये जो बच्चे हैं ये कम उम्र नहीं है, पूरी उम्र के हैं। अगर वो सर्टिफिकेट फेक जाली साबित हुआ तो उनके खिलाफ कार्रवाई जारी की जाएगी। ठीक, बहुत शुक्रिया इकराम होती साहब आपका, सुहेल साहब आपका। इस उम्मीद के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरेगा। फैसल अब्बासी को इजाजत दीजिए।